हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैकेट में आपका स्वागत है। और 16 से लेकर के 30 अप्रैल 2022 की डाउन टू अर्थ मैगजीन आप लोगों के सामने है। इसमें दिखाया गया है ट्रैप्ड बाय क्लाइमेट, मतलब देखेंगे अंदर क्या क्या चीज़ें इसके बारे में दी गई हैं। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी न्यूज़ हमारे काम की यहाँ पर हो जाती हैं। ये सब काम आपको यहाँ पर करना है। तो सबसे पहली जो न्यूज़ है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के अंदर गाजीपुर नाम की जगह, वहाँ पर कूड़े का एक पहाड़ जिसको डंप यार्ड कहते हैं, वहाँ पर आग लग गई। ठीक है, वहाँ पर मेजर फायर बस देखने के लिए मिला और लगभग 100 से ज़्यादा फायर फाइटर जो हैं वो 50 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक जो है वो फायर यहाँ पर बुझने का नाम यहाँ पर नहीं ले रही है। ओके, तो रिजल्टेंट जो स्मोक है उसकी वजह से देखने के लिए मिलेगा कि बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स हैं। अब यहाँ कूड़ा है तो मेटल भी होगी, प्लास्टिक भी होगी, मतलब एवरीथिंग विल बी देयर। ओके, तो यहाँ से हर तरीके की गैसेज निकलेंगी। लाइक आप देखो, हाइड्रोकार्बन्स भी निकलेंगे, सल्फर हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, सब कुछ यहाँ से जो है वो निकल करके आएगा। तो इसकी वजह से एटमॉस्फेरिक वार्मिंग तो होगी उत्तर प्रदेश और उसके सराउंडिंग एरियाज, स्पेशली दिल्ली के अंदर। ओके, वहाँ पर एटमॉस्फेरिक वार्मिंग देखने के लिए मिलेगी। क्रॉप्स जो हैं वहाँ पर ग्रोथ उनकी हिंडर होगी। ओके, क्योंकि पॉल्यूशन हो जाएगा। उसके अलावा लंग रेस्पिरेटरी डिजीज़ जो है वो भी देखने के लिए मिलेगी ह्यूमंस के अंदर। ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी कहा भाई जो गाजीपुर के अंदर आग लगी है उससे दिल्ली के अंदर टेम्परेचर जो है वो यहाँ पर बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी हमें पता चलता है कि भाई जो सॉलिड वेस्ट है वो कलेक्ट नहीं हो पा रहा है सही से, और जो कलेक्ट हो रहा है वो इस तरीके से डंप यार्ड में भेजा जा रहा है और एक ना एक दिन उसमें आग इस तरीके से लग ही जाती है। तो ये चैलेंजेस वगैरह हैं कि भाई इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप वेस्ट को कलेक्ट तो कर रहे हो लेकिन सेग्रीगेशन नहीं हो पा रहा, पहली बात तो। ओके, हाउस होल्ड लेवल पर सेग्रीगेशन की बात की गई है स्वच्छ भारत अभियान के अंदर, बट ये सब चीज़ें जो है वो नहीं हो पा रही है। ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। उसके बाद दूसरा आर्टिकल है, यहाँ पर लिखा हुआ है सीड्स ऑफ सोलेस। झारखंड के अंदर पहाड़िया ट्राइब वो लोग क्या कर रहे हैं, जो आपका बेसिकली सीड बैंक का कंसेप्ट है उसको यहाँ पर अपना रहे हैं। ओके, 2019 तक इन लोगों को सीड जो है वो परचेज करने पड़ते थे बाहर से, बहुत महंगे पड़ते थे, लेकिन अभी जो है ये यहाँ पर सीड जो है वो स्पेशली सीड इंडिपेंडेंस यहाँ पर अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी फार्मर्स के सीड होंगे उनको डिपॉजिट करेंगे, नेटिव वेराइटीज़ हैं जो स्पेशली उन्हें उगानी है, कम्युनिटी लेड बैंक्स के द्वारा इसको किया जाएगा, जिसका कंसेप्ट है सीड बैंक का कंसेप्ट। ओके, तो इस सीड बैंक के कंसेप्ट के फ़ायदे नुकसान आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, तो स्पेशली बेनिफिट ही हैं इन चीज़ों के, और आप देख सकते हो कितने सारे बेनिफिट हैं। एग्रो इकोलॉजिकल बेनिफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट, सोशल बेनिफिट, क्रॉस कटिंग बेनिफिट्स। ओके, तो ये जो इमेज है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। आप देखोगे कि रेयर और यूनिक क्रॉप की जो वेराइटीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उनको डॉक्यूमेंट किया जा सकता है, क्योंकि आपके पास नेटिव तरीके की जो वेराइटीज़ हैं वो मेंटेन रख सकते हो आप इन सीड बैंक्स के अंदर। उसके अलावा जो आप देखो लोकल एग्रो बायोडाइवर्सिटी है उसको भी आप कंजर्व कर सकते हो। कई तरीके की फसलें हैं जो आप ख़त्म हो गई हैं, पहले होती थी, लेकिन अगर आप उनके सीड को प्रिजर्व करके रखते तो ये सिचुएशन नहीं देखने के लिए मिलती। साथ ही साथ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो डाइवर्स प्लांटिंग मटेरियल है उसकी शेयरिंग एक्सचेंज वगैरह भी होती है। भाई किसी और के पास कोई और से राइस है, मान लो आसपास के कोई विलेज है, उसने भी अपना सीड बैंक का कंसेप्ट अपनाया हुआ है, तो वो वहाँ से एक्सचेंज कर सकते हैं कि भाई ये वाले सीड आप हमें दे दो, ये वाले सीड इस बार आप उगा करके देखो। ओके, तो इस तरीके की जो ये काम भी हो सकता है। अनेबल अपॉर्चुनिटीज़ कि भाई जो आपकी एग्रो इकोसिस्टम से जनरेटेड इकोसिस्टम सर्विसेज हैं उनको भी यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा जो अगर आप देखो कि ये जो सीड बैंक का कंसेप्ट है एक तरीके से लोकल लोगों के लिए इकोलॉजिकल रेस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन का वर्क यहाँ पर करती है। इकोनॉमिक बेनिफिट भी आपको देखने के लिए मिलेंगे और इनकम जनरेशन एक्टिविटीज़ के रूप में यहाँ पर ये वर्क कर सकती हैं। साथ ही साथ जो गुड क्वालिटी प्लांटिंग यहाँ पर होगी, आपने इन सीड को इन साइड जनरेट किया था और उनको फिर प्रिजर्व किया, जिसकी वजह से आपको बेनिफिट यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी आपके यहाँ पर बचेंगे, आपको बाहर से सीड खरीदने जाने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। ओके, उसके अलावा जो लोकल लेवल जनरेशन है एम्प्लॉयमेंट का, उसकी भी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जाती हैं और सीड इंपोर्ट भी रिड्यूस होगा दूसरी कंट्रीज से, और सीड एंटरप्रेन्योर्स का जो कंसेप्ट है वो लोकल लेवल पर मजबूत होगा। ऐसे ही सोशल बेनिफिट भी हैं, रिसोर्स की शेयरिंग और अपॉर्चुनिटीज़ उनको अवेलेबल हो जाती है। सोशल हार्मनी एंड कलेक्टिव एक्शंस बढ़ेंगे, जैसे मैंने बताया कि विलेज एक्सचेंज का कंसेप्ट इसी चीज़ के ऊपर बेस है। साथ ही साथ डाइवर्स स्टेक होल्डर्स वहाँ पर होंगे, उनके बीच में कनेक्शन यहाँ पर बढ़ेगा। सभी मिलकर के उनका कॉमन गोल होगा कि भाई जो एग्रो डाइवर्सिटी है कंजर्वेशन किया जाए, उसका प्रमोशन किया जाए। ठीक है, एक्सीलेंस है या फिर जो नॉलेज उनको यहाँ पर मिलेगी सीड बैंक से, ओके, उससे फसल उगा करके उसको आप शेयर कर सकते हो।
और ये जो चीज़ें हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर भी मदद कर सकती हैं, क्योंकि अलग अलग रिपोर्ट्स ने इस बात को कहा है कि लोकल लेवल की नॉलेज को यूज़ करके हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, तो इससे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हो सकता है। इसके अलावा और भी यहाँ पर जो है वो बेनिफिट देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे ये प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म की रिसर्च की जाए इनके ऊपर, स्टूडेंट्स जो हैं वो आएँ इसके ऊपर रिसर्च करें कि भाई सीड बैंक का कंसेप्ट आप लोकल लेवल पर तो छोड़ो, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर भी अपना सकते हो। ओके, ऐसी सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। और डिज़ास्टर वगैरह से भी कुछ हद तक ये रेजिलिएंट रहते हैं, ये सीड्स जो हैं जो आपने लोकली प्रिजर्व किए हैं, ये सीड आपके इस तरीके से डिज़ास्टर रेजिलियंस भी रहते हैं। और जो पुअर पीपल हैं, वुमेन्स हैं, मार्जिनल कम्युनिटीज़ हैं, उनमें भी पार्टिसिपेशन को इंश्योर करने के लिए सीड बैंक का कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि एग्रीकल्चर बैकबोन है तो ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। ओके, तो आगे चलते हैं और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, लिखा हुआ है अनयूजुअल हीट वेव ब्रोइल्स अनलाइकली स्टेट्स। तो कुछ स्टेट्स ऐसे थे जहाँ पर हीट वेव्स देखने के लिए नहीं मिलती थी, स्पेशली केरला वगैरह की बात हो रही है, केरल है, हिमाचल प्रदेश है, ऐसे सभी स्टेट्स में कभी हीट वेव्स की कंडीशंस देखने के लिए ही नहीं मिली, लेकिन इस बार वहाँ पर भी हीट वेव्स की कंडीशंस देखने के लिए मिल रही हैं। ये सब जो स्टडीज़ हैं यूएस बेस्ड एनवायरमेंटल रिसर्च नॉन प्रॉफिट यानी कि नेशनल रिसोर्स डिफेंस काउंसिल के द्वारा की गई। इन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश है, केरल जैसे स्टेट हैं जहाँ पर हीट वेव्स की कोई भी हिस्ट्री नज़र नहीं आती, वहाँ पर टेम्परेचर 2022 में यहाँ पर राइज हुए हैं। इंडिया को फोकस करना पड़ेगा कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए जो कि क्लाइमेट रेजिलियंस हो, हीट वेव्स का उस पर कोई असर ना हो, ग्लोबल वार्मिंग का असर ना हो, पब्लिक अवेयरनेस बढ़ानी जरूरी है, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स बनाने जरूरी हैं, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा जरूरी है जिससे वल्नरेबल पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये 4 सुझाव भी दिए, देखो 4 लाइनों में 4 सुझाव यहाँ पर दे दिए, इनको एक्सपेंड करके आप कहीं पर भी लिख सकते हो। ओके, तो ये बात इन्होंने यहाँ पर बताई और कहा कि भाई 1901 से लेकर के 1901 से लेकर के इस तरीके के रिकॉर्ड्स हमने कभी नहीं देखे कि केरल और हिमाचल प्रदेश के अंदर भी हीट वेव्स जो हैं वो देखने के लिए मिल रही है। आप देखो वेस्टर्न सेंट्रल इंडिया में तो टेम्परेचर 40 डिग्री मार्क से ऊपर चला गया है। एक तो ये है ही डेजर्ट एरिया, ओके, ऊपर से यहाँ पर आप देखो कि टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। हीट वेव्स की मार पूरे इंडिया में देखने के लिए मिली, स्पेशली इन द मार्च मंथ 2022। ओके, तो इसके पीछे के कुछ कारण यहाँ पर बताए गए हैं। कारण बिल्कुल भी श्योर नहीं है, लिखा हुआ है कुड बी, हो सकता है, या फिर मे बी, ठीक है। तो ये सब कारण जो है वो अभी सही नहीं है, लेकिन हाँ एक वजह हो सकती है, तो आपसे पूछा नहीं जाएगा क्योंकि अभी ग्लोबल लेवल पर ही क्लियर नहीं है, तो आपसे क्यों पूछा जाएगा। ओके, बट ये बताया जा रहा है कि भाई नॉर्थ में, साउथ में किसी तरीके से लो प्रेशर पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हुए होंगे, और साथ ही साथ पिछले 2-3 सालों से लानीना का जो फिनोमिना है, लानीना मतलब जो कूलर फेज होता है ना, अल्नीनो सदर ओसिलेशन का, वार्मर फेज कौन सा होता है तो वो अल्नीनो होता है, कूलर फेज कौन सा होता है, लानीना होता है। तो लानीना जो है वो विंटर सीजन में यहाँ पर आपका परसिस्ट कर रहा है, पिछले 2-3 सालों से लगातार देखने के लिए मिलता है। ये भी अनयूजुअल कंडीशन है जिसकी वजह से देखने के लिए मिलेगा कि हीट वेव्स ओवर द इंडिया देखने के लिए मिल रही हैं। ओके, इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि आर्कटिक रीजन से जो आने वाली वेव्स हैं, एटमॉस्फेरिक वेव्स हैं, उनसे भी इंटरेक्शन देखने के लिए मिल रहा है लानीना कंडीशंस का, जिसकी वजह से जो आर्कटिक से आने वाली बेसिकली कोल्ड वेव्स हैं वो नहीं आ पा रही हैं, जिसकी वजह से कंडीशंस वार्म यहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं, और डिप्रेशंस, डस्ट स्टॉर्म भी इसी के कारण हो रहे हैं। ओके, तो कुछ कंडीशंस हैं, फिर भी आप देख सकते हो लिखा हुआ है कुड बी, मे बी, तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को कह सकते हो कि पूछा नहीं जाएगा, बट ठीक है, कुछ पूछा जाए तो ये घुमा फिरा के आपको लानीना वगैरह के बारे में लिखना है। ये कंडीशंस कई समय से परसिस्ट हैं और ऐसा देखने के लिए आराम से नहीं मिलता। उसके बाद आर्टिकल है, लिखा हुआ है भाई झारखंड वांट्स टू कोल इंडिया टू पे। तो ये लड़ाई चल रही है किसके बीच, झारखंड की सरकार के बीच और कोल इंडिया लिमिटेड के बीच। कोल इंडिया लिमिटेड यूनियन लेवल पर है, तो बेसिकली स्टेट और सेंटर के बीच में यहाँ पर लड़ाई चल रही है। झारखंड की सरकार कह रही है हमने आपको स्टेट के अंदर कोल माइनिंग करने की परमिशन दी, उसके हमारे पास जो है वो बेसिकली 1.0 लाख करोड़ जो हैं वो आपके पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो आप हमें दीजिए। ओके, तो कोल इंडिया लिमिटेड मना कर रहा है कि भाई ऐसे कोई हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक है। लिखा हुआ है CIL's यूनिट सेइंग द डिमांड आर अनफेयर। ओके, तो ये सब चीज़ें चल रही हैं और इन्होंने कहा है कि भाई जो 1.01 लाख करोड़ हैं उसमें से तो 60,000 करोड़ तो हमारा इंटरेस्ट ही है, बाकी 2900 करोड़ जो है वो हमारी रॉयल्टीज़ हैं, और 3200 करोड़ जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा एनवायरमेंटल क्लियरेंस वगैरह में खर्च हो गए। तो इस तरीके से इतने पैसे हमें यहाँ पर दो, और एक तरीके से थ्रेट के रूप में यहाँ पर है कि अगर आपने पैसे नहीं दिए तो हम ट्रांसपोर्ट वगैरह को स्टॉप कर देंगे, कोल की सप्लाई यहाँ पर बंद कर देंगे। ओके, तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, हमारे काम की नहीं, बट सेंटर स्टेट रिलेशन के चक्कर में आप देखिए कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं।
उसके बाद यहाँ पर एक कंसेप्ट दिया गया था, कंसेप्ट का नाम था आइस वोल्केनो। इसके बारे में दिया गया है कि भाई जो आपका प्लूटो नाम का ग्रह है, ओके, यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि बेसिकली अब ये ग्रह तो नहीं बचा, ओके, तो प्लैनेट तो है, ओके, तो इसमें बेसिकली आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पर आइस वोल्केनोज की कंडीशन मिल रही है, ओके। प्लूटो को मारो गोली, कंसेप्ट है आइस वोल्केनो का, तो हमें इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर जानना है। इसके ऊपर अभी स्टडीज़ चल रही हैं, बहुत श्योर नहीं है हम कि आइस वोल्केनोज किस तरीके से वर्क करते हैं, क्या फिनोमिना होता है। जैसे हमें सिंपल वोल्केनोज के बारे में तो पता है, लेकिन आइस वोल्केनोज के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता। तो यहाँ पर देखते हैं क्या हो रहा है। जो हमारा प्लूटो है ये पता किया गया है कि उसके नीचे ओशियन है भारी मात्रा में, ओके, और ये जो ओशियन है इस बात का पता लगाया गया क्योंकि उसके ऊपर जो आइस वोल्केनोज हैं उसकी पीक यानी कि वोल्केनो की जो चोटियां हैं वहाँ से आपका भारी मात्रा में पानी जो है वो निकल करके आ रहा है, जिससे पता चलता है कि भाई नीचे की साइड में जो है वो ओशियन जो है वो मौजूद है, ओके। तो वोल्केनो एक्सपील कर रहे हैं H2O या वाटर, ऑलराइट, तो ये देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है। और ये पता चला है हाउ आइस वोल्केनोज हैव बीन आइडेंटिफाइड, तो इन्होंने देखा कि भाई प्लूटो का जो सरफेस है वहाँ पर आपके और सिंपल सी बात है वाटर यहाँ पर रिलीज हो रहा है, तो उस तरीके से पता चला भी इसके नीचे ओशियन है। आइस वोल्केनो का मतलब यही है कि एक तरीके से आइस का स्ट्रक्चर यहाँ पर होगा जिसके नीचे ओशियन होगा, और जब इधर उधर से किसी तरीके की वेव्स वगैरह आएंगी, अंडरलाइन प्रेशर यहाँ पर डलेगा, तो वो प्रेशर कहीं ना कहीं से तो निकलेगा और वो निकलता है आपका इस वोल्केनो के मुंह से, ओके। तो अगर यहाँ पर आपका ये ओपनिंग है तभी हम इसको वोल्केनो कहेंगे, वरना तो ये आइस शेल्फ ही यहाँ पर हो गई। अगर इस आइस शेल्फ के बीच में यहाँ पर वोल्केनो है, मतलब वाटर रिलीज हो रहा है, तभी हम कहेंगे कि दिस इज अ आइस वोल्केनो। पृथ्वी पर आइस वोल्केनो पाए जाते हैं, जी हाँ बिल्कुल पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि जो ग्रेट लेक्स हैं साउथ अमेरिका की कनाडा के साथ में बॉर्डर पर, उनमें से कई लेक्स के आसपास आइस वोल्केनोस देखने के लिए मिलते हैं। जैसे लेक मिशिगन पर आप एक बहुत ही फेमस आइस वोल्केनो को ऑब्जर्व कर भी सकते हैं, ओके। तो इन्होंने ये बताया कि भाई वाटर भी हो सकता है प्लूटो के ऊपर, जब देखने के लिए मिल रहा है कि भाई आइस वोल्केनो प्रेजेंट हैं और वाटर के भी कंडीशन है, इसका मतलब लाइफ भी वहाँ एग्जिस्ट करती होगी। लेकिन अभी पूरा यहाँ पर सही बात नहीं निकल के आई है कि भाई लाइफ एग्जिस्ट करती थी या नहीं करती थी, लेकिन हाँ वाटर तो एग्जिस्ट यहाँ पर करता था, ओके। तो प्लूटो के सब सरफेस यानी कि आइस शेल्फ के नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा कि काफ़ी भारी मात्रा में वाटर मौजूद है। तो ये चीज़ है, कम से कम इतना तो ध्यान रखो कि आइस वोल्केनो नाम की भी कोई टर्म होती है। उसके बाद ग्लोबल लेवल पर कुछ न्यूज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। पहली है श्रीलंका के अंदर नेशनल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी 5 अप्रैल को। अभी इकोनॉमिक इमरजेंसी भी यहाँ पर लगी थी, करंट इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, ओके। तो यहाँ पर अब नेशनल हेल्थ इमरजेंसी लगा दी, क्यों? क्योंकि फार्मास्यूटिकल ड्रग्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज यहाँ पर पड़ गई, ओके। खतरे में आ गया है श्रीलंका का यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम और शॉर्टेज देखने के लिए मिली है, ओके। कंट्री के फॉरेन करेंसी रिजर्व जो हैं उनमें भी कमी यहाँ पर आई है। तो जस्ट एक पॉइंट है, श्रीलंका वगैरह के अंदर ये सब चीज़ें हो रही हैं, ओके। उसके बाद चिली ने 25 मार्च को जो आपके राइट्स होते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना अपने कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह के अंदर, तो ऐसे ही कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन के अंदर उन्होंने यहाँ पर राइट टू नेचर को परमिशन दे दी है, ओके। मतलब अब ये हर बंदे का राइट होगा कि उसको नेचर मतलब प्रोटेक्टेड मिले, ओके। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं, नेचर को प्रोटेक्ट करना हर एक किसी का राइट होगा। तो ये यहाँ पर इन्होंने लागू कर दिया है और सिटीजन्स जो हैं अब इस पर वोट करेंगे राइट टू नेचर पर, और इसके अंदर जो है आर्टिकल्स लिखे हुए हैं ऑन इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन कि हर किसी को इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन लेना है। एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकारें सभी काम करेंगी, सरकार मतलब चिली की सरकार केवल, क्योंकि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। बायोडाइवर्सिटी और साथ ही साथ एनवायरमेंटल डेमोक्रेसी को भी प्रमोट करेंगी। चिली से पहले ये काम इक्वाडोर कर चुका है। इक्वाडोर दुनिया का पहला कंट्री था जिसने राइट टू नेचर को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा और लीगली बाइंडिंग कर दिया। यहाँ पर चिली ने दूसरे नंबर पर इस काम को यहाँ पर किया है। तो पूरे ग्लोब पर कंट्रीज़ ये सब यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है, कर रही हैं। इंडिया के बारे में जब पूछा जाए तो इंडिया में आपको पता है कि DPSP के अंदर में भी ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि सरकार प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर वर्क करेगी। साथ ही साथ आप देखोगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी यहाँ पर आपको बताती हैं कि भाई आप जो है वो खुद से भी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम यहाँ पर करोगे, ओके। लेकिन इन्होंने इसको एज अ फंडामेंटल राइट के रूप में यहाँ पर डिक्लेयर किया है, यानी कि राइट टू नेचर, ओके। उसके बाद यहाँ पर देखें अंटार्कटिका पे देखने के लिए मिला कि फॉर द फर्स्ट टाइम 40 साल में ऐसा हुआ है कि साइंटिस्ट ने रिकॉर्ड किया है कि एक आइस शेल्फ जो है वो कोलैप्स हुई है। आइस शेल्फ कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पार्ट में कोलैप्स हुई और ये लगभग
1000 लॉन्ग आइस शेल्फ थी, ये सब यहाँ पर निकल आया। आइस शेल्फ का कोई फैंसी नाम नहीं है तो इसको हम यहाँ पर नहीं देखते हैं, और बट कारण वही है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहाँ पर हो सकता है, क्रैक, इरोजन वगैरह की वजह से भी ये चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं। उसके बाद जो आपका ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, ओके, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट पर ये यहाँ पर पाई जाती है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो पता चलता है कि 6th मास ब्लीचिंग इवेंट देखने के लिए मिल रहा है। ग्रेट बैरियर रीफ में पिछले 5 जो बड़े ब्लीचिंग इवेंट यहाँ पर हुए हैं। ब्लीचिंग का मतलब होता है, अब बैरियर रीफ है इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कोरल्स होंगे, ओके, कोरल जो हैं उनका कलर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर वार्म हो रहा है, इसकी वजह से कोरल स्ट्रेस में आ जाती हैं, और स्ट्रेस में आने की वजह से जो उनके रंग हैं वो यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं, ओके, जो कि पॉलिप के द्वारा यहाँ पर दिए जाते हैं ना, वो चीज़ें यहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लीचिंग देखने के लिए मिलती है, कोरल्स सफ़ेद हो जाते हैं। तो ये सिचुएशन 6ठी नंबर पर बड़ी सिचुएशन देखने के लिए मिलेगी ग्रेट बैरियर रीफ के अंदर। इससे पहले 5 बार और ग्रेट बैरियर रीफ पर ये संकट आया है। पिछले 7 सालों में 4 बार ऐसा हुआ है कि मास ब्लीचिंग इवेंट देखने के लिए यहाँ पर मिले हैं। तो आप देखो कि 4 तो यही हो गए और 3 पहले कभी हुए होंगे, ओके, और अब ये देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है। तो ये कारण आपको मिलेगा। देखो कोरल्स का जो बेसिकली रेंज है वो एक पर्टिकुलर रेंज है, वो सिर्फ 20 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री के वाटर में सर्वाइव कर सकते हैं। मैक्सिमम जो डेप्थ है वो आपकी 100 मीटर तक हो सकती है, उससे नीचे कोरल सर्वाइव नहीं कर सकते। अब ये टेम्परेचर आप देखो कि 40 डिग्री तक यहाँ पर पहुँच रहा है हर जगह पर ग्लोब में, तो कोरल्स स्ट्रेस में आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा वार्म हो जाता है और दिक्कतें यहाँ पर शुरू हो जाती हैं, ओके। तो ये चीज़ें फिर कुछ फ्रेमवर्क रिलीज़ किए गए, जैसे ड्राफ्ट मोटर व्हीकल रूल्स 2022 अमेंड कर करके, और यहाँ पर जो व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटीज़ हैं उनके लिए कुछ फंक्शंस और रजिस्ट्रेशन कैसे होगा उन सब चीज़ों के ऊपर कुछ रूल्स यहाँ पर लागू किए जाएंगे। अभी रूल्स हैं, ओके। यहाँ पर देखो जो व्हीकल ओनर है, डीलर है, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ हैं, वो सब प्रोसेस को डिजिटाइज करने का कोशिश करेंगे, सिंप्लीफाई की जाएगी। ऐसे ही मिनरल्स कंसेशन अमेंडमेंट रूल्स 2022 अदर देन एटॉमिक एंड हाइड्रोकार्बन मिनरल्स, तो एटॉमिक और हाइड्रोकार्बन से अलग के मिनरल्स के लिए यहाँ पर आप देखो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस ने फॉर्मूला जो है वो रिवाइज किया है कि किस तरीके से पोटाश है या फिर ग्लैकोनाइट है, इनके सेल प्राइसेस यहाँ पर बढ़ेंगे, किसी काम का नहीं, ठीक है। गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया न्यू बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी 2022 से 2027 तक, और इस पॉलिसी के अंदर जितने भी मेगा और लार्ज बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट हैं उनमें स्पेशल फाइनेंशियल फंडिंग जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये हमको पूरे ग्लोबल लेवल पर तैयार करना चाहिए जिससे कि स्पेशल फाइनेंशियल फंडिंग अवेलेबल कराई जा सके। मुंबई के अंदर XE वेरिएंट जो कि स्पेशली साउथ अफ्रीका का वेरिएंट है, साउथ अफ्रीका की वुमेन में XE वेरिएंट मुंबई में रिपोर्ट किया गया और ये पहला केस यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। याद रखना ये जो XE वेरिएंट है ये रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट है, यानी कि ओमिक्रॉन के जो 2 स्ट्रेन हैं उनका कॉम्बिनेशन देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है, और जो कोरोना वायरस है एक तरीके से मल्टीप्लाई कर रहा है अपने वेरिएंट्स को, और जो पहले 2 वेरिएंट्स थे उनको मिला करके ये वेरिएंट यहाँ पर आया, इसको कहेंगे रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट, ओके। इन्होंने कहा है कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी भी ज़्यादा हो सकती है, और मुंबई के ऑफिशियल्स ने कहा है कि इट्स स्प्रेड वाज नॉट अ कॉज ऑफ कंसर्न येट, लेकिन अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, ये बात कही गई। राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व के अंदर 4 वाइल्ड फायर्स देखने के लिए मिली। आप देखो कि सिर्फ 8 दिन के अंदर 4 वाइल्ड फायर्स की कंडीशन देखने के लिए मिल रही हैं। ये सब डिस्ट्रिक्ट हैं, एरियाज़ हैं जहाँ पर ये कंडीशन देखने के लिए मिली, और ये दिखाता है कि भाई वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा खतरे में है। वाइल्ड फायर जो है वो इन सब रीजन्स में कॉमन है, स्पेशली राजस्थान के अंदर, ओके। क्योंकि आप देखो कि जो फ्यूल है वो भी काफ़ी भारी मात्रा में मिल जाता है, बायोमास वगैरह जो है, और ये कॉज ऑफ कंसर्न के रूप में है। समर सीजन में टेम्परेचर और ज़्यादा राइज यहाँ पर हो जाते हैं। वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के अंदर जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, ओके, याद रखना जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट बेसिकली यहाँ पर न्यूज़ के अंदर आई क्योंकि जो वाइल्ड लाइफ है उसकी ट्रैफिकिंग यहाँ पर की जा रही है। जलपाईगुड़ी के अंदर 7 कंगारू डिटेक्ट किए गए। इंडिया में कंगारूज नहीं पाए जाते, फिर भी वेस्ट बंगाल के जलपाईगुड़ी में 7 कंगारूज यहाँ पर मिले हैं, जिनमें से 4 तो मर भी चुके हैं क्योंकि आप देखो हैबिटेट सुटेबल नहीं है, ओके। अब हैबिटेट सुटेबल होता तो इंडिया में पहले से ही पाए जाते नेचुरली, लेकिन नहीं पाए जाते। आप देखो 3 जो हैं वो यहाँ पर जो है वो इंजर्ड हैं, रिकवर किए गए हैं। तो ये जो जलपाईगुड़ी कॉरिडोर है आपसे पूछ सकता है किस चीज़ के लिए फेमस हो रखा है,
तो इस टाइम ये आपका वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग के लिए, ट्रैफिकिंग के लिए यहाँ पर यूज़ हो रहा है। जो एनिमल ट्रैफिकर्स हैं वो इस जलपाईगुड़ी कॉरिडोर को यूज़ करते हैं एनिमल्स को ट्रैफिक करने के लिए। उनकी स्किन, मीट, ये सब जो है वो बेचते हैं। और ये पूरा का पूरा जो साउथ ईस्ट एशिया है ये इसमें कवर है, स्पेशली चाइना और पर्शियन गल्फ तक ट्रेड यहाँ पर इस तरीके से होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि जो दिल्ली के अंदर आपका बुद्धा नाला है वहाँ पर पोल्यूशन कम, मतलब उसकी सफाई करने के लिए पिटीशन वगैरह फाइल की गई हैं। और यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि इस बुद्धा नाला जो है वो एक ट्रिब्यूटरी है सतलज रिवर की, जो कि मेजर सोर्स है ड्रिंकिंग वाटर का पंजाब के अंदर और नाइबर स्टेट्स के अंदर। पंजाब की सरकार ने कहा है भाई ये नाला बहुत ही ज़्यादा गंदा होता चला जा रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स लगातार डंप किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रिब्यूटरी के अंदर पोल्यूशन भारी मात्रा में हो चुका है और लोगों को पीने के लिए साफ़ पानी नहीं मिल रहा और वाटर पीने के कारण कैंसर की कंडीशंस और ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो ये डिमांड की गई है कि आम आदमी पार्टी जो है वो इमीडिएट एक्शन ले इस पोल्यूटेड बुद्धा नाला को क्लीन करने के लिए। ओके, तो ये चीज़ें मिलेंगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो आईपीसीसी की अपनी रिपोर्ट आती है। आईपीसीसी ने 6th असेसमेंट रिपोर्ट यहाँ पर रिलीज़ की। मैंने आपको उस रिपोर्ट का पहला जो भाग था वो यहाँ पर आपको कवर कराया इस तरीके से। ओके, तो ये आईपीसीसी की 6th असेसमेंट रिपोर्ट का पहला पार्ट यहाँ पर रिलीज़ कराया गया, तो मैंने आपको यहाँ पर कवर कराया। उसके बाद दूसरा पार्ट यहाँ पर रिलीज़ किया गया। 3 इंस्टॉलमेंट आया आईपीसीसी की 6th असेसमेंट रिपोर्ट के। उस समय पता नहीं था, लेकिन अब पता चला कि यहाँ पर पहला जो इंस्टॉलमेंट है वो ये है। दूसरा इंस्टॉलमेंट आपको मार्च 2022 में पढ़ा दिया गया। आप देख सकते हैं जब आप इस वीडियो को खोलेंगे तो पहला चैप्टर आईपीसीसी की असेसमेंट रिपोर्ट 6 का पार्ट 2 ही पढ़ाया गया है। पहली रिपोर्ट को यहाँ पर कोड रेड बताया गया फॉर ह्यूमैनिटी, दूसरी रिपोर्ट को यहाँ पर एटलस फॉर ह्यूमन सफरिंग का नाम दिया गया, और अब जो है वो इसने अपना 3rd इंस्टॉलमेंट यहाँ पर रिलीज़ किया है। 3rd इंस्टॉलमेंट ऑफ 6th असेसमेंट रिपोर्ट आईपीसीसी के द्वारा रिलीज़ किया गया 4 अप्रैल 2022 को। ये 2021 में था, पहला 2021 में रिलीज़ हुआ, दूसरा मार्च 2022 में रिलीज़ हुआ और तीसरा आप देख सकते हैं कि अप्रैल 2022 में यहाँ पर रिलीज़ किया गया है। 3000 पेज की रिपोर्ट थी। भाई हमने पहली भी पढ़ ली, हमने दूसरी भी पढ़ ली, अब हमें तीसरी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आईपीसीसी के ऊपर ही 10-15 क्वेश्चन नहीं आ जाएंगे, और भी चीज़ें हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आईपीसीसी की 6th असेसमेंट रिपोर्ट और उसके ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप जस्ट इन 2 वीडियो से कवर कर सकते हो। ये वाला तो देखना मस्ट बनता है। आईपीसीसी की दूसरा जो बेसिकली पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, मैंने उसको अलग से कवर कराया। आप देख सकते हो कि 2 मिनट से लेकर के 15 मिनट के बीच में ये आपका कवर है, यानी कि लगभग 13 मिनट मैं इस पर यहाँ पर कंटिन्यूसली बोला। ओके, तो इसको यहाँ पर आप कवर करने की कोशिश करें अगर आपने नहीं किया है तो। ओके, ये यूपीएससी स्पेशल वाली सीरीज़ इस तरीके से वर्क करती है। उसके बाद यहाँ पर देखने के मिलेगा तीसरा पार्ट है, तो हम इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। वैसे भी ये लोग भी नहीं गए, इन्होंने सिर्फ 3 पेजेस दिए थे, लेकिन मैं 3 पेज में भी नहीं जाऊँगा क्योंकि सिर्फ और सिर्फ CO2 के आंकड़े यहाँ पर गिनाए गए हैं। हर जगह पर आप देखेंगे कि CO2 के आंकड़े यहाँ पर गिनाए गए हैं। हमें पता है कि CO2 के लेवल्स बढ़ रहे हैं। ओके, साथ ही साथ CH4 वगैरह के लेवल्स भी बढ़ रहे हैं, पोल्यूशन तो बढ़ ही रहा है। ओके, तो हम इनको डिटेल में नहीं जाने वाले। लिखा हुआ है वर्ल्ड जो है वो 3.2 डिग्री सेंटीग्रेड को क्रॉस कर जाएगा, जबकि पेरिस एग्रीमेंट के अंदर हमें सिर्फ 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहना था और कोशिश करनी है भाई 2 डिग्री से तो नीचे जाना ही नहीं है। ओके, तो मैक्सिमम 2 डिग्री यहाँ पर रखो, लेकिन मिनिमम जो है वो 1.5 डिग्री रखो। ओके, हो सके तो इससे कम भी आने की कोशिश करनी है। तो ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। इसमें हम आर्टिकल को बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले। 1-2 ग्राफ दिया था उसको भी आप इग्नोर मार सकते हो, जैसे ये वाला है, लिखा हुआ है ग्रीन एंड अफोर्डेबल, तो हर एक के बारे में बताया। फोटोवोल्टिक, ऑफशोर विंड है, ओके, ऑन शोर विंड है, आपको मिलेगा सोलर पावर है या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल है। किस तरीके से मार्केट वगैरह यहाँ पर बढ़ रहे हैं ये दिखाया गया है। तो आप देख सकते हो एडोप्शन हर किसी चीज़ का बढ़ा है, स्पेशली 2010 के बाद हर चीज़ में बढ़ोतरी आई है, क्योंकि हमें एनवायरनमेंट की थोड़ी सी कदर होनी शुरू हुई और हमें पता लगा भाई ये सब चीज़ें अब ज़रूरी हैं। और एक तो इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आप बना पाओगे, ना ही आपको ये चीज़ें याद रहने वाली हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कि इमिशंस जो है वो राइज हुए हैं हर एक ग्रीन हाउस गैस के लिए। ऑल मेजर ग्रुप्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस आपको मिलेगा कि इमिशंस राइज हुए हैं। 1990 से लेकर के 2019 का डाटा, लगभग 30 सालों का डाटा यहाँ पर कवर है। और आपको पता चलेगा कि नाइट्रस ऑक्साइड के लेवल हों, मीथेन के लेवल हों, CO2 के लेवल हों, ओके, CO2 के लेवल हों फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री से और अदर से, ये अदर वाला पार्ट है, ये मेन वाला पार्ट है। तो आपको मिलेगा कि लगभग 59% तक CO2 आती थी 1990 में, लेकिन अब जो है वो 64% तक कंट्रीब्यूट कर रही है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। सबके लेवल बढ़े हैं, कोई सुधार कहीं किसी तरीके का नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, हम आर्टिकल के अंदर
ये वाला और देख सकते हैं, ठीक है। इन्होंने ये भी बताया कि अल्टरनेटिव्स किस तरीके से यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि एनर्जी सेक्टर के अंदर देखो फॉसिल फ्यूल से तो जाना है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, यानी कि ट्रांजिशन तो हमें यहाँ पर करना है। वो ट्रांजिशन के दौरान जब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं तो हम कौन कौन से मिटिगेशन ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि विंड एनर्जी जनरेट करो, फॉसिल फ्यूल वगैरह का इस्तेमाल बंद करो। फिर कह रहे हैं सोलर एनर्जी जनरेट करो, बायो इलेक्ट्रिसिटी ला सकते हो, हाइड्रो पावर, जियोथर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, कार्बन कैप्चर स्टोरेज, बायो इलेक्ट्रिक विद कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, रिड्यूस मीथेन इमिशन कर सकते हो कोल माइनिंग से, ऑयल गैस इमिशन से भी मीथेन के इमिशन जो है वो रिड्यूस कर सकते हो। इन सब की मदद से आप थोड़ा रिन्यूएबल की तरफ जा सकते हो। ऐसे इंडस्ट्रीज़ के लिए भी सुझाव दिए गए हैं। एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाने की कोशिश करें, मटेरियल एफिशिएंसी को बढ़ाने की कोशिश करें, रिसाइकलिंग को बढ़ाएं, फ्यूल स्विच कर सकते हैं, फॉसिल फ्यूल का यूज़ ना करके इलेक्ट्रिक बायो एनर्जी का यूज़ करें, फीड स्टॉक डीकार्बनाइजेशन कर सकते हैं या फिर प्रोसेस को चेंज कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग की, कार्बन कैप्चर विद यूटिलाइजेशन एंड CCS यानी कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, यूटिलाइजेशन को कहते हैं CCSU। पहले स्टोर करो फिर उसको यूटिलाइज करो, कार्बन को कैप्चर करके उसको स्टोर कर लो और फिर यूटिलाइज कर लो। ओके, इसमें ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जा रहे हैं। और आप जो है वो नॉन CO2 इमिशंस को भी रिड्यूस कर सकते हैं। ये सब कुछ सुझाव भी यहाँ पर दिए गए हैं। 2030 तक आप अगर इन चीज़ों को अपनाते हैं तो रिड्यूस कर सकते हैं इमिशंस को। सबसे बढ़िया तरीका सोलर एनर्जी का बताया। आप देख सकते हैं कि 2030 तक चांसेस हैं कि हम जो है वो इस तरीके से जो सोलर एनर्जी से काफ़ी हद तक ग्रीन हाउस गैस को रिप्लेस कर सकते हैं। और एक तो ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो ये आर्टिकल था, इग्नोर भी मार सकते हो, IPCC की सारी रिपोर्ट्स पढ़नी ज़रूरी नहीं है। उसके बाद फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा, FRA कहते हैं। और ये जो है एक्ट आपका 2006 का एक्ट यहाँ पर जो है वो निकल करके आता है। ओके, अब यहाँ पर हुआ क्या है, तो छत्तीसगढ़ के अंदर 50,000 के करीब ट्राइबल पीपल थे। और ये जो ट्राइबल पीपल्स थे ये आपके आंध्र प्रदेश और कर्नाटक वगैरह में यहाँ पर फिली हो गए। बेसिकली आप इसको कहोगे कि ये जो हैं वो डिस्प्लेस हो गए। ओके, डिस्प्लेस हो गए किसके द्वारा, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंदर एक वायलेंस इरप्ट हुआ था 2005-06 में, जिसका नाम था सल्वा जुडूम। बेसिकली इसका यही नाम था। ये एक मिलिट्री, और मिलिट्री नहीं कह सकते, स्टेट बैक्ड सिविलियन मिलिटिया ग्रुप था जिसका नाम था सल्वा जुडूम। और ये नक्सलिज्म एक तरीके से प्रभावित एरिया था, जिसकी वजह से ये जो लोग हैं वो आंध्र प्रदेश वगैरह में चले गए। और अब क्या हो रहा है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के जो फ़ायदे हैं वो इनको अवेलेबल नहीं कराए जा रहे। देखो मुद्दा क्या है इसमें आप समझ सकते हो। तो माओइस्ट सल्वा जुडूम कन्फ्लिक्ट यहाँ पर हुआ था। ये जो कन्फ्लिक्ट है ये 2005 में हुआ था और इसकी वजह से 50,000 लोग जो छत्तीसगढ़ में रहते थे वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसी जगहों में फोर्स्ड हुए कि भाई डिस्प्लेस यहाँ पर इस तरीके से हुए। और सरकार कह रही है कि इनको किसी भी तरीके का लैंड एंटाइटलमेंट नहीं दिया जाएगा। तो ये जो ट्राइबल्स हैं इनको इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल के रूप में कैटेगराइज किया गया है। द ट्राइबल्स हैव बीन कैटेगराइज एज इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल। और तो और आपका जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, जिसको दूसरी भाषा में शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 यहाँ पर कहते हैं, उसके अंदर ये भी कहा गया है कि जो भी डिस्प्लेस्ड लोग हैं उन सभी को इन सीटू और अल्टरनेटिव लैंड यहाँ पर अवेलेबल कराई जाएगी। ये उनका राइट है। ये बात फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर में कही गई। लेकिन जब ये 50,000 लोग अपनी अल्टरनेटिव लैंड लेने यूनियन मिनिस्टर के पास गए तो उन्होंने बता दिया कि भाई नो लैंड फॉर ट्राइबल्स। ओके, उन्होंने ये कहा। ये उन्होंने क्यों कहा? उन्होंने कहा कि जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल हैं उनको FRA के अंदर में लैंड प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी। इन्होंने कहा कि जो लोग हैं ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट की वजह से डिस्प्लेस नहीं किए गए हैं, इसलिए इनको लैंड एंटाइटलमेंट यानी अल्टरनेटिव लैंड का राइट नहीं मिलेगा। ये बात इन्होंने कही कि भाई ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट की वजह से नहीं हुए हैं। FRA का सेक्शन 3 ये कहता है कि ट्राइबल पीपल हु आर डिस्प्लेस्ड बिकॉज ऑफ डाइवर्जन ऑफ गवर्नमेंट लैंड। याद रखिएगा ये इस एक्ट के अंदर में बात कही गई है कि जो भी पीपल हैं जो गवर्नमेंट लैंड के डाइवर्जन की वजह से डिस्प्लेस हुए हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की वजह से, गवर्नमेंट का होना चाहिए, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट की वजह से, ओके, उन सभी को अल्टरनेटिव लैंड प्रोवाइड की जाएगी। ना कि उनको लिखा हुआ है देखो, नॉट फॉर दोज हु फ्लीड बिकॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट की वजह से जो लोग फिले हुए हैं उनको किसी भी तरीके की अल्टरनेटिव लैंड प्रोवाइड नहीं की जाएगी। लेकिन एक्टिविस्ट जो हैं जो कि इन लोगों को इनकी ज़मीन दिलवाना चाहते हैं, उनका कहना ये है कि ये जो आपका माओसिस्ट सल्वा जुडूम कन्फ्लिक्ट था ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड मिलिशिया ग्रुप था जिसने इसको बढ़ावा दिया और बढ़ावा देने के कारण कन्फ्लिक्ट हुआ,
कन्फ्लिक्ट होने के कारण डिस्प्लेसमेंट हुआ और ट्राइबल्स को इनकी ज़मीन यहाँ पर मिलनी चाहिए। आप इस एक्ट का सहारा नहीं ले सकते। अगर ये एक्ट ये बात कहता है तो इसको रिपील करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, अभी ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुआ है तो हम इसके ऊपर इतना ही जाएंगे। और ये भी कहा गया हैंस टेक्निकली द लाइन इलीगली इविक्टेड और डिस्प्लेस्ड स्टैंड्स ट्रू हेयर। ओके, तो ये जो आपने कहा है कि गवर्नमेंट लैंड की वजह से डाइवर्जन होना चाहिए, तो ये जो डाइवर्जन यहाँ पर हुआ है बेसिकली ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो भी गवर्नमेंट की ही वजह से हुआ है। तो इस चीज़ को कह करके ये काम हो रहा है। लेकिन फिर वही बात, अभी चीज़ें इसी तरीके से वर्क कर रही हैं। सेक्शन 3(1)(m) ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट प्रोवाइड कराता है राइट ऑफ इन सिटू रिहेबिलिटेशन। जितने भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं जो कि इलीगली इवेक्ट किए गए हैं, भाई यहाँ से भी इलीगली ही इवेक्ट हुए हैं, डिस्प्लेस बिफोर 13 दिसंबर 2005। ओके, तो ये चीज़ें आपको नज़र आएंगी कि ये सेक्शन 3.1 के अंदर भी सब सेक्शन जो है वो यहाँ पर है। 3.1 सेक्शन क्या है तो मैंने आपको बताया, ये पूरा का पूरा इस तरीके से सेक्शन नज़र आएगा। ओके, तो ये चीज़ें आपको इस तरीके से नज़र आएंगी। बट यही है कि इनको इनकी लैंड यहाँ पर इस तरीके से अवेलेबल कराने के लिए पूरा काम किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं आगे, और आगे जो आर्टिकल है ये लिखा हुआ है अबाउट वर्चुअल लॉस, और इसके अंदर बेसिकली गवर्नमेंट की जो स्कीम है जिसका नाम है भारत नेट प्रोजेक्ट, उसकी तौहीन की गई। मतलब उसको बताया गया भी काम ढंग से नहीं हो रहा। ओके, तो क्या कहा गया है, अब यहाँ पर एक स्टूडेंट का नाम दिया गया, क्लास 10 की स्टूडेंट है, इस स्कूल में पढ़ती हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, 2 साल से स्टडी नहीं हो रही है, इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो सकती। ओके, तो ये कुछ दिक्कत यहाँ पर इन्होंने बताई, ये रियल लाइफ एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पर बताया। तो ग्राउंड रियलिटी हम इग्नोर नहीं कर सकते, ये बात बिल्कुल सही है, ये इन्होंने यहाँ पर जानकारी ली। और ऐसा ही आपको देखने के लिए मिलेगा कि अलग अलग जगह पर हो रहा है। तो सरकार की जो स्कीम है जिसका नाम है भारत नेट स्कीम, जिसके अंदर आप हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करोगे रूरल एरिया के अंदर, ताकि अफोर्डेबल प्राइसेस में इंटरनेट कनेक्शन रूरल एरिया के अंदर अवेलेबल हो सके। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये था कि ई एजुकेशन को बढ़ावा देंगे, इससे ऑनलाइन कक्षाएं यहाँ पर चलेंगी, बच्चे पढ़ पाएंगे, और सभी की सभी जो ग्राम पंचायत इंडिया में मौजूद हैं, लगभग 2,60,000 के करीब ग्राम पंचायत हैं, लगभग एग्जैक्ट नंबर कुछ और हैं, 2,64,176 के करीब ग्राम पंचायत हमारे पास यहाँ पर हैं, बट आप 2,60,000 भी समझो तो भी चलेगा। सभी को हम जो है वो इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड यहाँ पर करा रहे हैं। डाउन टू अर्थ ने विलेजेस को विजिट किया, खुद गया विलेजेस में, और यहाँ पर जाकर के पता करा कि भाई कहाँ क्या मिला क्या नहीं मिला। तो पता चला कि भारत नेट का जो ब्रॉडबैंड रेवोल्यूशन यहाँ पर लाना था रूरल इंडिया के अंदर, वो फेल हुआ है टू ग्रेटर मूवमेंट्स इवन आफ्टर मिसिंग 7 डिकेड्स। 7 डिकेड्स हो चुके हैं मतलब 70 साल और 75 साल भी हो चुके हैं अब तो स्वतंत्रता के, उसके बाद भी हम इंटरनेट सुविधाएं अभी अवेलेबल नहीं करा पा रहे। अब ये इमेज दी थी, और इमेज के अंदर ये सब लिखा हुआ है कि कहाँ पर कितने % जो है वो चीज़ें मिल रही हैं। राजस्थान वगैरह कुछ जिले हैं, गुजरात हैं, जहाँ पर 70-75% से ज़्यादा एरिया जो है वो कवर हो चुका है, लेकिन बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर चीज़ें अभी 0% भी देखने के लिए यहाँ पर मिल रही हैं। ओके, तो सिक्किम वगैरह में देखो कोई भी कनेक्शन नहीं देखने के लिए मिल रहा है, एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन। लिखा हुआ है ओनली 55% ऑफ द सर्विस रेडी ग्राम पंचायत के पास ही एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन मौजूद है। तो आपको इस स्कीम के बारे में अगर हम देखने के लिए चलें तो भारत नेट स्कीम, ये स्कीम का नाम है, इसके अंदर जितनी भी ग्राम पंचायत है, जैसा कि मैंने आपको बताया 2,60,000 के करीब ग्राम पंचायत हैं, उन सभी के अंदर हाई इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने के लिए ये सब काम जो है वो हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड जो होगी वो होगी ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने से। ओके, तो अंडरग्राउंड लेवल पर ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है वो पूरे इंडिया के अंदर ग्राम पंचायत को कनेक्ट करते हुए बिछाए जाएंगे, ये काम होगा। सबसे पहले ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का काम है वो BSNL को दिया गया था। ओके, BSNL को ये काम दिया गया था, लेकिन फिर पता चला भी काम अच्छा नहीं हो रहा। ओके, तो 2019 में BSNL से इस काम को छीन करके आपका ये काम दे दिया गया BBNL को। ठीक है, BBNL मतलब भारत ब्रॉडबैंड निगम लिमिटेड, इसको ये काम यहाँ पर दे दिया गया, और अभी जो है वो ये इस चीज़ को बिछा रही है। लेकिन जब रूरल लेवल पर ये काम डाउन टू अर्थ के द्वारा देखा गया जा करके, तो पता चला कि भाई सिचुएशन और ज़्यादा गंभीर है। सिर्फ 55% और तो और 65% आप कह सकते हो, 55 से 65% लिख सकते हो, लोगों को ही इंटरनेट कनेक्शंस अवेलेबल हैं, इससे ज़्यादा नहीं अवेलेबल हैं। ओके, पूरी स्कीम है, बस इतना याद रखो अभी कौन सी अथॉरिटी है जो इन कामों को कर रही है, किस तकनीक के बेस पर है। ओके, ये सब चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। उसके बाद अगर हम यहाँ पर चलें आगे तो आपको मिलेगा
और यहाँ पर एक कंसेप्ट उभर के आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसका नाम है वेस्ट वाटर सर्विलियंस। ओके, ये कंसेप्ट है अपने आप में वेस्ट वाटर सर्विलियंस का, और इसके जरिए जो है वो हम कोई भी इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से पहले ही जान सकते हैं कि वो कैसे स्प्रेड होगा, और स्प्रेड होने के बाद केसेस की संख्या किस तरीके से बढ़ेगी, कैसे हम अपना हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर सकते हैं। एक गैप रहता है 10 दिन का लगभग, ऑन एन एवरेज। ओके, लगभग 10 दिन का गैप रहता है, जिस दिन हम बेसिकली वेस्ट वाटर के सर्विलियंस से हमें 10 दिन पहले पता चल सकता है कि भाई ये बीमारी आने वाली है लगभग। ओके, तो कोविड-19 हो या कोई और पैथोजन हो, उसको हम पता कर सकते हैं इस वेस्ट वाटर सर्विलियंस के द्वारा। ओके, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो बेसिकली यूएस में अभी इवॉल्व हुई, और यूएस में जो ओमिक्रॉन था जिसके 32 म्यूटेशन थे, उसमें काफ़ी भारी मात्रा में केसेस रिपोर्ट हुए, और कोविड-19 के केसेस यूएस वगैरह में देखने के लिए मिले। उन्होंने वेस्ट वाटर सर्विलियंस को भी बढ़ावा दिया था। ओके, हाउएवर जस्ट ए फ्यू डेज लेटर ए रूटीन वेस्ट वाटर सर्विलियंस जो है वो कैरीड किया गया, और इसमें पता चला कि ओमिक्रॉन में हैव प्रेजेंट इन द कंट्री वेल बिफोर रिपोर्टेड। देखो, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस वेस्ट वाटर सर्विलियंस के द्वारा रिपोर्ट होने से पहले ही आप पता कर सकते हो कि केसेस बढ़ेंगे या घटेंगे या किस तरीके से होंगे। अब ये कैसे पता चलेगा तो मैं अभी बताता हूँ। ओके, अभी बस 2 मिनट रुको। लिखा हुआ है सीवेज सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं अलग अलग एरियाज से, और यहाँ पर तो डाटा यूएस के रेस्पेक्ट में दिया गया है कि भाई नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक डाटा को कलेक्ट किया, और इस तरीके से हमने काम किया। आप देखोगे कि किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर होंगी। ओके, तो स्टडीज इस चीज़ को सजेस्ट करती हैं कि वेस्ट वाटर जो सर्विलियंस है ये आपको अलर्ट कर सकता है ऑफिशियल्स को 4 to 7 डेज बिफोर। अलग अलग डिजीज़ के ऊपर अलग अलग है, 4 से 7 दिन में भी पता लग सकता है, कोविड के दौरान 10 दिन तक में भी पता लग सकता है। ओके, मतलब उससे पहले ही मान लो इन्फेक्शन होना है। अरे यार, आप इस चीज़ को समझो, कोविड-19 का एग्जाम्पल लेकर के समझो। कोविड-19 के जो पॉजिटिव पेशेंट हैं 10 से 14 दिन में आपको उसके सिम्टम्स नज़र आते हैं कि हाँ भाई मुझे कोविड-19 यहाँ पर है। लेकिन वेस्ट वाटर का अगर हमने RNA सिक्वेंसिंग वगैरह की तो हमें जस्ट 3 दिन में पता लग जाएगा कि भाई हाँ कोविड-19 पॉजिटिव रेट है या निगेटिव रेट है। तो हमें जो है वो कुल मिलाकर के 10 दिन से 11 दिन का समय मिल गया, क्योंकि एक्चुअल इन्फेक्शन तो 14 दिन में होगा। हमने पहले ही ये यहाँ से आप शुरू करोगे ना, ओके, यहाँ से आप चीज़ें शुरू करो तो 3 दिन में हमने पता कर लिया, बीच में बचे 10 दिन, और इन 10 दिनों में हम तैयारी कर सकते हैं ताकि 14वें दिन जब उसे कोविड इन्फेक्शन का पता चले तब हम ट्रीटमेंट कर सकें। ओके, तो ये आपका इस तरीके का मकसद जो है वो निकल करके आता है, और ये मिलेगा कि जो हम फीकस वगैरह है वहाँ से हम वायरस को उठा सकते हैं, वायरस के RNA वगैरह की स्क्रीनिंग यहाँ पर कर सकते हैं। कुल मिला के मकसद ये है कि जो सीवेज सिस्टम है उसके द्वारा हम वेस्ट वाटर को कलेक्ट करते हैं, सैंपल करते हैं, टेस्ट करते हैं, किसके लिए, कोविड-19 या किसी और डिजीज़ के लिए, और RT-PCR के ज़रिए हम चेक करते हैं क्लिनिकली कि भाई रेट जो है वो पॉजिटिव है, निगेटिव है, या वायरल लोड कितना होगा, वगैरह वगैरह चीज़ें हम इस तरीके से यहाँ पर देखते हैं। तो आप देख सकते हो कि वेस्ट वाटर के अंदर हर घर से कुछ ना कुछ मल या मूत्र जो है वो जाता होगा, और वो सब जाकर के किसी न किसी वाटर में इकट्ठा होता होगा। उस वाटर से हम सैंपल उठाते हैं। ये वाटर क्या है, ये वेस्ट वाटर है। इस वाटर से हम सैंपल उठाते हैं, उस सैंपल के अंदर कोविड-19 पैथोजेंस को नापने की कोशिश करते हैं। RNA टेस्टिंग के जरिए, RT-PCR के जरिए इन कामों को किया जाता है। क्लिनिकली टेस्ट करते हैं और पता कर लेते हैं कि भाई इस वेस्ट वाटर के अंदर कोविड-19 के कितने संक्रमण थे, मतलब वायरसेस प्रेजेंट थे या नहीं थे। अगर वायरसेस प्रेजेंट हैं तो लोड कितना है, अगर लोड ज़्यादा है तो समझ लीजिए उसके आसपास रहने वाली जितनी भी पॉपुलेशन है अगले 10 दिनों के अंदर सभी के सभी जो हैं वो या फिर उनमें से कुछ कोविड-19 की कंडीशंस को दिखाएंगे या किसी और पैथोजेंस की कंडीशन को दिखाएंगे। उस पर्टिकुलर एरिया में हेल्थ बर्डन बढ़ने वाला है। आप समझ चुके होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से और क्लियर नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पोलियो से लेकर के कोविड तक हम हर किसी चीज़ में इस तकनीक को यूज़ कर सकते हैं। वेस्ट वाटर सर्विलियंस जो तकनीक है ये कोई नया मेथड नहीं है, पहली बार 1990s में यूज़ किया गया था पोलियो वायरस को इरेक्ट करने के लिए, और पोलियो के अगेंस्ट वैक्सीनेशन भी किया गया था जिससे ट्रांसमिसिबिलिटी तो डिक्रीज हुई। हेल्थ ऑफिसर्स जो हैं वो लेकिन आउटब्रेक को रोकने में सक्सेसफुल नहीं रहे, आउटब्रेक देखने के लिए मिलते रहे। ओके, फिर हमने क्या किया, हमने अलग अलग तरीके के सोर्सेज वगैरह जैसे एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस वगैरह है
जो कि एक तरीके से पोलियो वायरस का सिम्टम है, उसकी मॉनिटरिंग इंडिकेटर वगैरह किए, बट हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था। उसके बाद कुल मिला के हमने वेस्ट वाटर सर्विलियंस किया। आप देख सकते हैं टेस्टिंग किया सीवेज का फॉर पोलियो वायरस RNA, और 4 से 5 गुना तक सेंसिटिव डिटेक्शन हो पाया केसेस का। तो जो केसेस यहाँ पर हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे इस एरिया के अंदर, नाउ वी कैन डिटेक्ट दीज केसेस वेस्ट वाटर एनालिसिस के जरिए। तो ये काम आपको यहाँ पर याद रखना है इस वेस्ट वाटर सर्विलेंस के। जब इंडिया में पूछा जाए कि इंडिया में किस तरीके से पब्लिक हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव किया सकता है, तो उसके अंदर आप वेस्ट वाटर सर्विलियंस को कंसेप्ट को मेंशन कर सकते हो। इससे बेहतर कोई आइडिया नहीं निकल करके आता। तो लिखा हुआ है इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर वेस्ट सीवर सिस्टम। अब इसके साथ चुनौतियाँ सामने आती हैं। तो एक चुनौती जो आपको याद रखनी है वो ये है कि भाई सीवर सिस्टम अगर अच्छा होगा तभी आप जो वेस्ट वाटर सर्विलियंस कर पाओगे। ओके, ज़रूरी नहीं कि सभी घरों का पानी एक जगह पर जा रहा हो, जैसे इंडिया में देखने के लिए मिलता है कि सभी घरों का पानी एक जगह नहीं जाता। ओके, तो ये जो वेस्ट वाटर सर्विलियंस का सिस्टम है ये तभी काम करेगा जब एक प्रॉपर सीवर सिस्टम यहाँ पर होगा। इंडिया जैसी कंट्रीज़ के लिए ये एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर सीवर सिस्टम्स देखने के लिए यहाँ पर नहीं मिलते। मई 2021 तक कर्नाटक वगैरह के अंदर देखने के लिए मिलेगा कि वेस्ट वाटर सर्विलियंस प्लेटफॉर्म्स लाइक प्रिसीजन हेल्थ को यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए बेंगलुरु में काम किया गया। साथ ही साथ कुछ IITs हैं, लाइक IIT रुड़की है जो कि इस क्षेत्र में मदद करने की कोशिश कर रहा है। और जितने भी 46 ओपन ड्रेन साइट्स थी बेंगलुरु वगैरह के अंदर, उनमें 2 बार टेस्टिंग यहाँ पर की गई कि किसी तरीके से पता किया जाए कि ये वेस्ट वाटर सर्विलियंस के द्वारा हमारी तकनीकें काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। ओके, तो ये वेस्ट वाटर सर्विलियंस प्लान को जल्द ही शुरू करने की कोशिश यहाँ पर चल रही है। तो इंडिया में भी इस चीज़ को लागू कर सकते हैं, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। उसके बाद अगला आर्टिकल आ जाता है, और ये आर्टिकल कवर स्टोरी को कवर करता है, और इसमें दिखाया गया है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में। अब इस आर्टिकल के अंदर 1-2 परेशानियां हैं। पहली परेशानी तो ये है कि ये जो आर्टिकल है वो बेसिकली ग्राउंड रियलिटीज़ को बताता है। ग्राउंड रियलिटीज़ मतलब इन लोगों ने घर घर जा कर के लोगों से पूछा भाई क्या हुआ, तो उन पर्टिकुलर लोगों के नाम लिखे हुए हैं जिनसे पूछा, जिनके बारे में पूछा, उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब इसके बारे में बताया गया। हर एक पैसेज किसी ना किसी इंडिविजुअल के बारे में यहाँ पर बताता है। ओवरऑल सोसाइटी के बारे में आर्टिकल में कुछ नहीं बताया गया, मतलब कुछ नहीं ना, थोड़ा बताया गया, वही हम डिस्कस करेंगे कि पूरी इंडिया की क्या कंडीशन है। हम इंडिविजुअल पर नहीं जाएंगे। ओके, तो इन्होंने कहा कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है इसको क्लाइमेट चेंज से किस तरीके से कनेक्ट करोगे। मतलब इसके अंदर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक नया कंसेप्ट निकाल करके लाया गया कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग कितनी तेज़ी से यहाँ पर बढ़ रही है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया गया है। थोड़ा सा ये ज़्यादा नहीं है। ओके, तो किस तरीके से बढ़ रही है, तो इन्होंने लिखा देखो क्लाइमेट चेंज के कारण फसल बर्बाद होगी। ठीक है, फसल बर्बाद होगी तो किसान वगैरह जो हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस में फंसेंगे। ओके, अपने आप फंसेंगे ना चाहते हुए भी। डिजास्टर वगैरह आएंगे, लोग माइग्रेट करेंगे एक जगह से दूसरी जगह पर, तो माइग्रेशन के दौरान हो सकता है कि उनकी ट्रैफिकिंग यहाँ पर हो जाए। उनको किसी ऐसे काम के लिए यूज़ किया जा सकता है जिससे उनको पैसे मिल रहे हैं बट उनका मन नहीं है। तो ये सब जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ही एक केसेस हैं। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के कारण जो ये ट्रैफिकिंग की कंडीशंस हैं ये और ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। 1-2 एग्जाम्पल यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर मराठवाड़ा रीजन यहाँ पर दिया गया है। सेवियरली ड्रोट्स यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। शुगर केन, कॉटन की फसलें जो हैं वो बर्बाद हो जाती हैं, जिसकी वजह से वाटर स्केर्सिटी देखने के लिए मिलती हैं। ओके, तो पॉवर्टी बढ़ जाती है। पॉवर्टी बढ़ने के कारण जो है जो यंग गर्ल्स हैं, आप देख सकते हो लिखा हुआ है आर ट्रैफिक्ड। ओके, तो उनको ट्रैफिक किया जाता है। अब पैसा नहीं है, पॉवर्टी नहीं है, फिर खाने के लिए नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो ये इनके झांसे में, जिसको कहते हैं ना यहाँ पर झांसा, ठीक है, यानी कि ये इनके चक्कर में जो है वो इस तरीके से पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो बढ़ जाती है। ओके, तो ये चीज़ मिलेगी। ऐसे ही आपको देखने के लिए मिलेगी गया वगैरह, बिहार के अंदर भी ये सिचुएशन देखने के लिए मिलती है कि वहाँ पर भारी मात्रा में फ्लड वगैरह आए तो लोग जो हैं वो माइग्रेट कर गए नेपाल, कश्मीर वगैरह के लिए एम्प्लॉयमेंट सीख करने के लिए, और वहाँ पर पता चला कि किसी ना किसी तरीके से उनकी ट्रैफिकिंग जो है वो यहाँ पर हुई। ओके, तो चिल्ड्रंस मिसिंग हो गए, पता ही नहीं चला कहाँ गए। ओके, गर्ल्स हैं उनको भी यहाँ पर पता नहीं चला कहाँ मिस हो गए। ओके, तो ये चीज़ें निकल करके आ रही हैं। आप देख सकते हो कि डिजास्टर जो हैं वो लीड करते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस ब्रेक हो जाते हैं, फूड सिक्योर नहीं रह पाता, मतलब ख़त्म हो जाती है, ह्यूमैनिटेरियन सप्लाई जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से वुमेन और चिल्ड्रन वल्नरेबल हो जाते हैं कि या तो उनकी किडनैपिंग होगी या सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन या ट्रैफिकिंग की कंडीशंस देखने के लिए मिलेंगी। तो ये आपका क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं निकल के आएगा कि क्लाइमेट चेंज का ट्रैफिकिंग से क्या लेना देना है, लेकिन जब क्लाइमेट चेंज के आप कह सकते हो कि इफ़ेक्ट लिख रहे हैं तो ये भी ज़रूर से मेंशन कीजिएगा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ओके,
तो यही है लिखा हुआ है, यूएन ने एस्टिमेट किया है ग्लोबली ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो 20 से 30% बढ़ जाती है जब भी कोई डिजास्टर आता है। तभी डिजास्टर कब आएगा, नेचुरल डिजास्टर की बात हो रही है और ये क्लाइमेट चेंज से लिंक यहाँ पर है। ओके, तो ट्रैफिकिंग यहाँ पर इस तरीके से बताई गई और कहा भी गया कि 2030 तक इसको इरेडिकेट करने के लिए हमें काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। 2030 तक एसडीजी पूरे करने हैं। एसडीजी हर किसी को कुछ ना कुछ राइट प्रोवाइड कराते हैं और इनको भी ये राइट प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। यहाँ पर देख सकते हो कि एक मराठवाड़ा रीजन के अंदर की कहानी बताई गई है और यहाँ पर जो था वो ड्रॉट प्रोन रीजन उसी की बात की गई और 15 ईयर ओल्ड गर्ल है। ओके, उसके पेरेंट्स ने उसको बेसिकली अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर मैंने बताया ना इंडिविजुअल के बारे में चीज़ें लिखी गई हैं यहाँ पर। ओके, तो ये चीज़ें हैं कि द फैमिली सम लैंड उन्होंने यहाँ पर बेची और वगैरह वगैरह चीज़ें यहाँ पर की। और शी स्ट्रक ए फ्रेंडशिप विद अ बॉय फ्रॉम अहमदनगर, जो कि ये कुछ तरह की चीज़ें हैं। देखो ये हमारे काम की यहाँ पर नहीं हो जाती, लेकिन कुल मिला के आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि अनु वाज सोल्ड फॉर सेक्स वर्क इन द अहमद नगर बाय द बॉयज़ फैमिली। ओके, हु ब्रॉट हर बैक टू द विलेज, जब नॉन प्रॉफिट सोसाइटीज़ ने यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट दिया। तो कुल मिला के आप देखो किस तरीके से प्रोसेस हुई, फसल बर्बाद हुई, माता पिता पर अलग संकट और जो फैमिली के अदर मेंबर्स हैं उन पर अलग संकट यहाँ पर आता है, जिसकी वजह से कंडीशंस देखने के लिए मिलती हैं। तो यही है। फिर वर्ल्ड बैंक वगैरह के अलग एस्टिमेट हैं, उन्होंने कहा है कि 2050 तक लगभग 143 मिलियन जो माइग्रेशन है देखने के लिए मिलेगा और ये माइग्रेशन के इवेंट सबसे ज़्यादा सब साहारन अफ्रीका, साउथ एशिया, लैटिन अमेरिका में देखने के लिए मिलेंगे। यूएन कन्वेंशन है डिजर्टिफिकेशन से कॉम्बैट करने के लिए, उन्होंने भी कहा है कि जब भी ड्रॉट आते हैं उसकी वजह से 22 मिलियन जो पीपल हैं अफ्रीका के अंदर वो माइग्रेट करते हैं, 12 मिलियन साउथ अमेरिका में, 10 मिलियन एशिया में यहाँ पर माइग्रेट करना शुरू कर देंगे 2060 के एंड तक और जिसकी वजह से डिज़ास्टर्स क्रिएट होंगे, डिज़ास्टर्स से डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर होगा और ये इजी टारगेट बन जाते हैं ट्रैफिकिंग के लिए। ये बात यूएन के हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी ने नोट की। ओके, तो अक्रॉस द ग्लोब ट्रैफिकिंग और इसका जो लिंक है एक्सट्रीम वेदर इवेंट से वो नज़र आ रहा है। 2016 में कई रिपोर्ट्स आई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की, इन्होंने कहा कि इंसिडेंट के जो ट्रैफिक हैं वो पहली नोटिस किए गए आफ्टर मैच द इंडियन ओशन सुनामी। 2004 की इंडियन ओशन सुनामी के बाद ट्रैफिकिंग के जो कंसेप्ट्स हैं, इंसिडेंट हैं, उनमें बढ़ोतरी यहाँ पर देखने के लिए मिली। इंडोनेशिया में चिल्ड्रंस जो है वो एबडक्ट कर लिए गए और एडॉप्शन के लिए उनको बेचा गया, सोल्ड। ओके, तो आपको मिलेगा हैती में 2010 में अर्थक्वेक हुआ जिसकी वजह से ट्रैफिकिंग की कंडीशंस यहाँ पर बढ़ी। फिलीपींस में पॉवर्टी और ट्रैफिकिंग जो है उसके केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। जब यहाँ पर टाइफून हायान आया था 2013 में, उसके बाद से थाईलैंड में भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस यहाँ पर बढ़ रहे हैं जब टाइफून ने उसको हिट किया। ऐसे ही कंबोडिया में ड्रोट अफेक्टेड माइग्रेंट्स जो हैं उनकी भी स्मगलिंग यहाँ पर की जा रही है थाईलैंड में। ओके, तो ये भाई आपको समझ में आना चाहिए। ये बहुत ही गुड एग्जाम्पल्स थे, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल्स थे। इनके ज़रिए आप पूरी कंडीशन को समझ सकते हो कि क्या हो रहा है। तो जस्ट आर्टिकल को स्टॉप करते हैं, वी हैव डन इट। ओके, तो आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि क्या चीज़ें हमारे काम की हो जाती हैं। ये आर्टिकल काफ़ी अच्छा है और इस आर्टिकल के अंदर से आपको पता चलेगा स्टार पावर के बारे में। स्टार को जब आप याद करते हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है सन, और जब आप सन की बात करते हो तो न्यूक्लियर फ्यूज़न की जो रिएक्शन है वो आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। ओके, सूरज के ऊपर न्यूक्लियर फ्यूज़न यहाँ पर देखने के लिए मिलता है और न्यूक्लियर फ्यूज़न और फिशन दो तरीके की अभिक्रियाएं होती हैं न्यूक्लियर के अंदर, और यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो बात की जा रही है आर्टिकल के अंदर न्यूक्लियर फ्यूज़न के बारे में। इंडिया और पूरी दुनिया के पास न्यूक्लियर फिशन टेक्नोलॉजी से न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करने के कई सारे रिएक्टर्स मौजूद हैं। दोबारा बोलता हूँ, न्यूक्लियर फिशन एनर्जी से न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करने के लिए इंडिया और पूरी दुनिया के पास भारी मात्रा में न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं और हम न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट भी करते हैं। वो प्रॉब्लम अलग है कि न्यूक्लियर वेस्ट जनरेट होगा, उसको इग्नोर मारो फिलहाल। ओके, यहाँ पर जो बात हो रही है वो बात हो रही है न्यूक्लियर फ्यूज़न एनर्जी से न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करने की। दोनों कंसेप्ट अलग हैं, फ्यूज़न अलग होता है, फिशन अलग होता है। एक में नाभिक टूटता है, एक में नाभिक जुड़ते हैं। ओके, तो फ्यूज़न वाली रिएक्शन में दो अलग अलग नाभिकों को जोड़ा जाता है, एनर्जी जनरेट होती है और उस एनर्जी को हम यूज़ में लेते हैं, उसको कहते हैं न्यूक्लियर पावर। फिशन में अलग होता है, एक एटम को हम तोड़ते हैं, तोड़ने के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को हम यूज़ करते हैं। तो जो तोड़ने वाली प्रोसेस है ये हमारे पास मौजूद है, हम इससे अच्छी एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, लेकिन उससे हमारा काम नहीं चल सकता। हमें क्योंकि क्लीन एनर्जी चाहिए और ज़्यादा, तो एक वायबल सोर्स के रूप में नए अल्टरनेटिव्स लाने पड़ेंगे। तो अब हम न्यूक्लियर फ्यूज़न एनर्जी का यूज़ करेंगे।
आप सोच रहे होगे कि फिशन के लिए एनर्जी रिएक्टर्स हमारे पास हैं, तो फ्यूज़न के लिए क्यों नहीं है भाई? पहले आप इस प्रोसेस को यहाँ पर समझो। ये रही प्रोसेस, ओके। ये समझ रहे हो आप, यहाँ पर आपका दो एटम्स जुड़ेंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। फ्यूज़न की रिएक्शन है तो दो एटम जुड़ेंगे। लेट से पहला है ड्यूटेरियम और दूसरा एटम है ट्राइटियम। ये दोनों यहाँ पर जुड़ेंगे और फ्यूज़ हो जाएंगे, मतलब दोनों एटम्स आपस में जुड़ेंगे। कोई और नया हीलियम बना लिया मान लो, ठीक है, हीलियम नाम का एटम यहाँ पर बनाएंगे। अब ये जो यहाँ पर रिएक्शन हुई, इनको जोड़ने के लिए इसमें बहुत भारी मात्रा में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ये वाली एनर्जी जो मैं गोला कर रहा हूँ, ये भारी मात्रा में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। आप समझो लगभग 10 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान यहाँ पर चाहिए, जितना सूरज के ऊपर होता है उतना, ओके। 10 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान जितना सूरज के ऊपर होता है उतना तापमान हमें पृथ्वी पर चाहिए। ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था अब तक, लेकिन अभी क्या हुआ, अभी यहाँ पर आपको पता चलेगा कि एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामेक ईस्ट रिएक्टर के द्वारा 12 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान पृथ्वी पर जनरेट किया गया। कितने सेकंड के लिए? 101 सेकंड के लिए। और 16 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान 20 सेकंड के लिए जनरेट किया गया। यानी कि हम जो है वो 10 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का तापमान पृथ्वी पर जनरेट कर पा रहे हैं, ओके। तो इस वजह से अब हम न्यूक्लियर फ्यूज़न टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। तो ये समझ में आया आपको कि अब तक क्यों नहीं यूज़ कर रहे थे? क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं था कि हम उसको फ्यूज़न की रिएक्शन करा सकें। फ्यूज़न की रिएक्शन कराने में भारी मात्रा में हीट एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि अभी तक पृथ्वी पर मौजूद नहीं थी। साइंटिस्ट इस चीज़ पर प्रयोग कर रहे हैं। अलग अलग रिएक्टर्स हैं, उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, जिसको कहते हैं ITER, जिसका कंस्ट्रक्शन फ्रांस के अंदर हो रहा है। और इसमें जो है वो हम कम एनर्जी दे करके ज़्यादा एनर्जी जनरेट करेंगे, ओके। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। लिखा हुआ है कि फ्यूज़न रिलीज हीट, जब एटॉमिक फ्यूज़न होगा तो हीट रिलीज होगी। ये देख रहे हो, हीट यहाँ पर रिलीज होगी और इससे हम जो है वो अपनी टरबाइन वगैरह चला करके बिजली को जनरेट करेंगे। लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, लिखा हुआ है बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम। द एनर्जी जो रिक्वायर है फ्यूज़न की प्रोसेस को शुरू करने के लिए, वो जनरेशन होने वाली एनर्जी से बहुत ही कम है। मतलब ये जो प्रोसेस है वो एनर्जी इनएफिशिएंट है। कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ ज़्यादा खर्च कर रहे हैं इस तरफ, और यहाँ पर हमें बहुत ही कम मिल रही है, ओके। तो ये सब प्रॉब्लम्स निकल करके आती हैं और फ्यूज़न की रिएक्शन कराने के लिए इतना टेम्परेचर भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो अब आर्टिकल के अंदर क्या कहा जा रहा है? तो आर्टिकल के अंदर यही कहा जा रहा है कि हमें कार्बन फ्री वर्ल्ड की तरफ जाना है, तो न्यूक्लियर फ्यूज़न जो रिएक्टर्स हैं या फिर रिसर्च है उसके ऊपर बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन कुछ इश्यूज़ यहाँ पर हैं, और इश्यूज़ मैंने आपको बताया कि किस तरीके के इश्यूज़ मौजूद हैं, ओके। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि बट द रीज़न दिस सोर्स ऑफ एनर्जी, हमारे पास मतलब 70 साल से हमें पता है कि किस तरीके से न्यूक्लियर फ्यूज़न की रिएक्शन होती है, बट कभी भी देखने के लिए नहीं मिली। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपकी एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर्स की ज़रूरत पड़ती है। जब दो एटम्स के न्यूक्लियाई फ्यूज़ होते हैं तो नया एलिमेंट बनता है और भारी मात्रा में एनर्जी भी जनरेट होती है इस प्रोसेस के अंदर। सूरज के अंदर दिस सेम प्रोसेस हैपन, सूरज के अंदर में भी सेम प्रोसेस होती है। मैसिव ग्रेविटेशनल प्रेशर अनेबल करता है न्यूक्लियर फ्यूज़न की प्रोसेस को, और आपको देखने के लिए मिलेगा कि 10 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ऑन अर्थ ये आपका अवेलेबल नहीं है, लेकिन अभी मैंने जैसा कि आपको बताया कि यहाँ पर 101 सेकंड के लिए 12 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जनरेट कर लिया गया है। सूरज का जो अंदर का हिस्सा है, कोर है, उसका तापमान है 2 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। तो इस तरीके से पॉइंट्स थोड़े थोड़े से यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, बट आप समझो कि टेम्परेचर तो ज़रूरी है। तो ये जो चीज़ें हैं, लिखा हुआ है कृत्रिम सूर्य साकार होता सपना, ये सब विज्ञान प्रगति फरवरी की मैगजीन से हैं, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। और इसके अंदर भी सेम आर्टिकल यहाँ पर था, न्यूक्लियर फ्यूज़न की रिएक्शन किस तरीके से मदद कर सकती है। और ये कृत्रिम सूर्य और यहाँ स्टार पावर सेम मतलब है, इंग्लिश हिंदी का फ़र्क है। तो ये विज्ञान प्रगति भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें पूरा कंसेप्ट क्लियर किया है कि किस तरीके से न्यूक्लियर फ्यूज़न की रिएक्शन होती है और किस तरीके से न्यूक्लियर फिशन की रिएक्शन होती है। दोनों चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं, ओके। अब एक प्रॉब्लम मैंने आपको बताई और वो सॉर्ट भी हो गई, हमें टेम्परेचर जो है वो मिल गया, इस तरीके से चीज़ें क्लियर हो गई, ओके। दूसरी तरफ आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो न्यूक्लियर फिशन की रिएक्शन होती है, जिसके लिए हमारे पास रिएक्टर्स मौजूद हैं, उस रिएक्शन में
हम उनको कंट्रोल करने के लिए उस रिएक्शन को अलग अलग तरीके के मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, लाइक हैवी वाटर वगैरह हैं, कैडमियम वगैरह हैं, इन सब का यूज़ यहाँ पर करते हैं। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूज़न की रिएक्टर में भी उसको नियंत्रित करने के लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए एक स्पेशल तरीके का मशीन बनाई गई, एक यंत्र बनाया गया, एक टूल बनाया गया जिसका नाम है टोकामक। ओके, ये एक नाभिकीय संलयन अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए एक विशेष यंत्र यहाँ पर है। अभी इंग्लिश में देखते हैं क्या चीज़ें यहाँ पर हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूज़न जो है, आप देखो कि हमें काफ़ी एनर्जी प्रोवाइड करा सकता है, कंपैरेटिवली ग्रीन भी होगी अगर हम वेस्ट को क्लियर कर पाए। ड्यूटेरियम हमारे पास भारी मात्रा में मौजूद है, पूरे समुद्र में ड्यूटेरियम मिल जाएगा। ट्राइटियम भी हमारे पास मिल जाएगा क्योंकि न्यूक्लियर फिशन की रिएक्शन से ट्राइटियम जनरेट होता है, और ये जो है, और इन दोनों की रिएक्शन करा के हम जो है वो हीलियम को जनरेट कर, जो आपकी रिएक्शन है, रिएक्शन का जो हीलियम यहाँ पर जनरेट होगा इस तरीके से जनरेट करेंगे, और हीट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी, जिसकी वजह से न्यूक्लियर एनर्जी अवेलेबल होगी, और देखने के लिए मिलेगा कि हम फॉसिल फ्यूल से क्लीन एनर्जी की तरफ को मूव करेंगे। ये बात पहले पैसेज के अंदर लिखी हुई है। दूसरे पैसेज के अंदर ITER यानी कि इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एनर्जी रिएक्टर के बारे में जिक्र किया गया। ITER की मदद से ही हम इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, न्यूक्लियर फ्यूज़न जो रिएक्टर्स हैं, एनर्जी है, इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। और ये जो रिएक्टर है बेसिकली नया एकदम एडवांस है, और ये फ्रांस में बनाया जा रहा है। 35 कंट्रीज़ इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, इंडिया भी इसके अंदर में इन्वॉल्व है। आप देख सकते हैं कि चाइना, EU के बाद इंडिया का नाम लिखा हुआ है। और साथ ही साथ अगर हम 5 सेकंड के लिए भी फ्यूज़न की रिएक्सिस को लिखते, ये सब बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर हैं, आपको इसको इग्नोर मार दो, ठीक है। इतना पॉइंट यहाँ पर याद रखो, ये वाला ITER के अंदर इंडिया का हिस्सा है या नहीं है? हाँ जी है। ITER क्या है इसके बारे में याद रखना। कितने कंट्रीज़ बिलोंग है? 35 कंट्रीज़ का कंबाइंड प्रोजेक्ट यहाँ पर है, और फ्यूज़न रिएक्शन को बेसिकली फ्यूज़न और जो आपकी रिसर्च है उसको बढ़ावा देने के लिए मदद कर रहा है। ओके, ये जो फ्यूज़न रिएक्टर है आप देख सकते हो, ITER के अंदर जो फ्यूज़न रिएक्टर है वो डोनट शेप में यहाँ पर है। ओके, ये लाइक इस तरीके से यहाँ पर मौजूद है, इस तरीके से, और इसके अंदर जो डोनट शेप्ड मशीन है उसका नाम है टोकामैक। तो ये जो टोकामैक है वो आपका डोनट शेप में है, और इसकी फुल फॉर्म दी गई है टोकामैक की, लिखा हुआ है टोरेनोइडल चैम्बर विद मैग्नेटिक कोयल। ये फिजिक्स की टर्म है, ये आपको याद नहीं रखनी, आपको जस्ट ये पूछा जा सकता है कि अभी अभी टोकामैक नाम की टर्म न्यूज़ में थी, ये क्या है? तो नाभिकीय जो संलयन की अभिक्रिया है, न्यूक्लियर फ्यूज़न की जो रिएक्शन है उसको नियंत्रित करने के लिए टोकामैक का यूज़ किया जाता है। तो इसके अंदर प्लाज्मा भरा होता है, और प्लाज्मा जो है वो डोनट शेप के इस आकार में भरा हुआ होता है, और इसके अंदर जो फ्यूज़न के रिएक्शंस हैं वो कराई जाती हैं, और वो नियंत्रित इस तरीके से होती हैं। बस इतना आर्टिकल आपको यहाँ पर जो है वो इसको पढ़ना था, और ये चीज़ें ख़त्म होती हैं। ओके, इससे ज़्यादा और जानना है तो आप विज्ञान प्रगति भी देख सकते हो, काफ़ी डिटेल में कवर किया है, यहाँ पर इतना डिटेल में नहीं था। उसके बाद लिखा हुआ है स्किन्ड अलाइव, और इसमें बेसिकली आपसे टर्म पूछी जाएगी, जैसे पहले टोकामैक के बारे में पूछा जा सकता है, ऐसे ही इसमें पूछा जा सकता है कि प्रूनिंग टर्म जो है वो निम्नलिखित में से किसको एक्सप्लेन करती है। तो ये नाम टर्म है जिसका नाम है प्रूनिंग, और जो प्रूनिंग है इसका मतलब ये होता है कि आप किसी भी पेड़ है या फिर कोई झाड़ी है यानी कि श्रब वगैरह है, उसके ऐसे पार्ट्स को जो कि स्पेसिफिक होते हैं उनको रिमूव कर देते हो। कोई बंच हो सकती है, कोई फ्रूट हो सकते हैं, ओके, कोई भी ब्रांच हो सकती है, उसको हटा सकते हो। और इससे आपका क्या है कि अगर उस ब्रांच पर पेस्ट वगैरह यहाँ पर लग रहे हैं तो आप उसको रिमूव कर सकते हो, जिससे कि पेस्ट डिजीज़ हैं या फिर लैक ऑफ सनलाइट है वो सब आपकी कम हो सकती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये प्रूनिंग की डेफिनेशन है, आप यहाँ पर देखो तो ये लिखी हुई है, इसको एक बार रीड करने की कोशिश यहाँ पर करो। सदर्न स्टेट्स के अंदर देखने के लिए मिलेगा भारी मात्रा में जो वैल्यूएबल वुड है वो यहाँ पर प्रोड्यूस की जाती है, लाइक सैंडलवुड है, टीक है। सैंडलवुड का प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी भारी मात्रा में था कर्नाटक तमिलनाडु के अंदर में भी, और ये स्पीसीज़ जो हैं वो ग्रोअर्स के लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल भी हैं, महंगी कीमत इनको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। लेकिन अभी देखने के लिए मिल रहा है कि जो डिज़ायर्ड प्रॉफिट होना चाहिए वो नहीं मिल रहा, फेल हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये पता चला है कि ये जो प्रॉफिट यहाँ पर गिरा है, ये लॉस जो यहाँ पर हुआ है ये प्रूनिंग के कारण हुआ है। देखो प्रूनिंग के अपने बेनिफिट हैं, अपने नुकसान भी यहाँ पर हैं। प्रूनिंग की प्रैक्टिस के कारण देखो कोई भी पेड़ है अगर वो प्रूनिंग करता है, मतलब अपनी शाखाएं गिराता है या फिर अपने हिस्सों को खुद ही अलग करने की कोशिश करता है, तो वो उसका नेचुरल फिनोमिना है और वो उसकी बायोलॉजिकल प्रोसेस का पार्ट है, ये उसको नेचर ने प्रोवाइड करा है। लेकिन अगर ह्यूमन इसको करता है प्रैक्टिस को तो ये बेनिफिशियल नहीं होगी। कुछ हद तक बेनिफिशियल हो सकती है कि भाई पेड़ में इस पर्टिकुलर एरिया में
पेस्ट यहाँ पर लग चुका है, अब ये पेड़ को पूरा खा जाएगा, तो हम उस पर्टिकुलर टहनी को काट सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमने ये प्रूनिंग की प्रैक्टिस एक्सेसिव तरीके से अपनाई तो नुकसानदायक साबित हो सकती है, क्योंकि उससे बायोडाइवर्सिटी पर इफेक्ट यहाँ पर पड़ेगा। ओके, साथ ही साथ आप देखोगे कि बहुत सारे फ्रूट फार्मर्स हैं जो कि ट्रीज़ को प्रून करते हैं, लाइक मैंगो वगैरह के ट्रीज़ हैं, ये इन सभी को प्रूनिंग करने का काम करते हैं ताकि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ किया जा सके। आप देख सकें कि प्रूनिंग जो है वो ब्रांच की हाइट को लिमिट कर देती है। आपने वहाँ से ब्रांच काट दी, अब वो बढ़ने में काफ़ी टाइम लगेगा। ओके, इसके अलावा फ्रूट्स, लीव्स और उस तरीके की जो टहनी थी उस पर फ्लावर्स वगैरह जो भी उगते वो भी अब नहीं उगेंगे। ओके, उसके अलावा द रिमूव्ड लिम्स अगर वो हेल्दी हैं तो कैन बी रिप्लांटेड। सिमिलरली ट्रीज़ जो हैं पब्लिक पार्क के अंदर, गार्डन के अंदर प्रून किए जाते हैं, उनको शेप देने के लिए, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी देखने के लिए। आपने देखा होगा कि अलग अलग जो बिल्डिंग्स यहाँ पर होती हैं उनके बाहर अलग अलग शेप में कुछ पौधे यहाँ पर लगे होते हैं, तो वो प्रूनिंग ही होती है। आप वहाँ से चीज़ों को क्लियर कर देते हो और उसको एक शेप दे देते हो। ओके, तो ये चीज़ें हैं एस्थेटिक वैल्यू प्रोवाइड कराने के लिए। बट ग्रोअर्स ऑफ टिम्बर स्पीसीज इनकरेक्टली अप्लाई द सेम लॉजिक टू सैंडलवुड एंड टीक। सैंडलवुड और टीक पर आपको इसको अप्लाई नहीं करना है, जिसकी वजह से पेड़ को काफ़ी भारी मात्रा में नुकसान होता है। ओके, तो याद रखना इन चीज़ों को। प्रूनिंग की वजह से जो है वो पोलिनेशन भी यहाँ पर रुक जाता है, जो भी न्यूट्रिएंट की एक्सेस थी, नेस्टिंग रिसोर्सेज थे पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए, चारा मिलता या फिर नेस्टिंग बिहेवियर था, बर्ड्स का फिनोलॉजी थी, रिप्रोडक्शन था, सभी चीज़ों पर असर पड़ता है। ओके, वहाँ पर हो सकता है कि किसी का नेस्ट हो, घोंसला हो, ओके, उस पर भी असर पड़ता है। क्रॉस पोलिनेशन जो है वो भी एडवर्स अफेक्ट होता है सैंडलवुड टीक की स्पीसीज़ पर अगर आप प्रूनिंग करते हो तो। ग्रोअर्स हैं टिम्बर स्पीसीज़ के लॉन्ग रोटेशन पीरियड जो है वो अपनाते हैं। मिसगाइडेड प्रैक्टिसेस हैं जिसकी वजह से जो है वो नेचुरल प्रोसेसेस जो मेथड्स हैं उनको एडॉप्ट नहीं करते और अपनी तरफ से मिसगाइड प्रैक्टिसेस को यूज़ करते हैं। तो प्रूनिंग ऑफ टिम्बर स्पीसीज वुंड द बार्क, साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप प्रूनिंग करते हो तो ये जो पेड़ की छाल होती है जिसको बार्क कहते हैं उस पर भी नुकसान पहुंचता है, और ये बार्क जो है वो पेड़ को हीट स्ट्रेस से बचाने के लिए यहाँ पर होती है। ओके, रफ वेदर कंडीशन से बचाने के लिए एक लेयर होती है, यानी कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है पेड़ के लिए। और अगर ये सूख गई या ड्राई हो गई या फिर इसको आपने छील दिया, प्रूनिंग कर दी इसकी भी, तो इनर लेयर वो आपकी सीधे एक्सपोज हो जाएगी हीट वेव से और फिर भारी नुकसान यहाँ पर होगा, पूरा पेड़ खत्म होना होगा। ओके, तो ये चीज़ें आपको नज़र आएंगी कि ये सिचुएशन यहाँ पर है। तो ये आपकी लास्ट स्लाइड थी और इस तरीके से आपकी जो पूरी की पूरी डाउन टू अर्थ है वो यहाँ पर कवर हो गई। इससे ज़्यादा तो हम यहाँ पर नहीं पढ़ने बैठने वाले, काफ़ी चीज़ें क्लियर की और दिस इज़ सफिशिएंट। ओके, तो चलो फिर वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।